काली गंधेरी रात में कुछ लोग एक तरफ एक शख्स को लेके खड़े थे और वहीं पे एक शख्स गुस्से से आकर बोलता है कि मैंने तुम पे भरोसा किया, तुम्हें अनाथ समझ के तुम्हें काम दिया, तुम्हारा साथ दिया। मैंने सोचा था कि तुम वफादारी करोगे, मगर मुझे तुमसे इतनी बड़ी उम्मीद नहीं थी। तुम्हारा पर्दा फाश हो चुका है। और तभी एक शख्स आके उसके सीने से कपड़ा हटाता है और कहता है कि हाँ देखिए, गौर से देखिए, ये कोई लड़का नहीं, लड़के के भेष में छुपी हुई एक लड़की है। और तभी वहां पर हमारी हीरोइन गुस्से से उसके हाथ को झटका के कहती है कि छूना मत मुझे, ये ऐसी हरकत करने के बारे में सोचना भी मत। और साथ वाले कहते हैं कि हाँ अभी तुम्हें ये सब हो रहा है, जब हमारे साथ रह रहे थे तब कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तब वो गुस्से से आके उसे मारती है और कहती है कि मुझे हाथ लगाने के बारे में सोचना भी मत। और सारे के सारे एक दूसरे को देखने लगते हैं। और तभी एक शख्स गुस्से से कहता है कि तुम्हें सोचना चाहिए, तुम क्या कर रही हो। और वो कहती है मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। और फिर एक शख्स आके कहता है कि सुनो, तुम्हें पैसे तो देने होंगे। अब तक हमने तुम्हें इसलिए बख्शा क्योंकि मुझे लगा कि तुम एक लड़का हो और गरीब परिवार से हो जिसका कोई भी खानदान नहीं है। मैंने तुम्हारी मदद की, मगर अब बहुत हो चुका, अब तुम्हें पैसा लाके देना होगा। और साथ ही सब उसको पीटने लगते हैं। उस बेचारी की इतनी बुरी हालत हो चुकी थी क्योंकि इस वक्त उसे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी जिंदगी ने ये कैसा मोड़ ले लिया है। अपनी जिंदगी को बचते बचाते वो यहाँ पर पहुंच चुकी थी। जिस पैसे से वो डर रही थी वो पैसा अब उसे देना था यहाँ पर काम करने के लिए। और यही सोचते सोचते कितने दिन निकल गए और आज वो फिर से किसी की शू शाइन कर रही थी और यही सोच रही थी कि मैं इतना सारा पैसा कहाँ से लाऊं, मुझे उन्हें पैसा देना होगा और मैं ये शहर भी छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, भले इसलिए मुझे कुछ भी करना पड़े, कुछ भी, कोई भी कीमत चुकानी पड़े, मुझे कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना ही होगा। भी उसके कानों में कुछ आवाज पड़ती है। अखबार पढ़ते हुए एक शख्स कहता है कि हद है, अब यहाँ पे ये सब कुछ होना शुरू हो चुका है। देखो तो खबरें अखबारों तक पहुँच चुकी हैं। उस लड़की से शादी करने से अच्छा तो मैं अपनी जान देना ज्यादा पसंद करूंगा, मगर उस लड़की का हाथ पकड़ के मैं डाइनिंग टेबल पर नहीं पहुंचने वाला। और ये बात सुन के हमारी हीरोइन एकदम से सोचने लगती है कि ये शख्स कौन है, मैंने इसे कहीं पर देखा हुआ और ये कुछ जाना पहचाना सा है। और तभी वो उसे गौर से देखने लगती है और उसे याद आता है ये तो के सारे बुआनो पार्ट है। ओ माय गॉड, ये तो द फेमस द किसानो वानो पार्ट है। ओ माय गॉड। और तभी वो अखबार को पढ़ने लगती है जिसकी सुर्खियों में साफ साफ लिखा था तो आखिर हमारे इस शाइनिंग स्टार ने कहीं ना कहीं से अपने लाइफ पार्टनर को ढूंढ ही लिया है और अब इनकी किस्मत ने इन्हें मिला दिया है क्योंकि इनके परिवारों में पहले ही शादी तय हो चुकी है और अब ये बहुत जल्द एक शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। और ये बात हमारे हीरो को इस वक्त बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही होती और वो गुस्से से कहते हैं अखबार को पकड़ कर के सच में इन्हें कुछ ज़्यादा ही बातें बनाना आता है, मुझे इन्हें डील करना ही होगा। और इस तरीके से हमारी हीरोइन ये सारी चीज़ें नोट कर रही होती है कि यहाँ पे कुछ तो हो रहा है। वो सोचती है कि क्या मैं इससे बात करूँ, अगर मैं इससे बात करूँगी तो क्या ये मेरी मदद करेगा। हाँ, शायद मैं इसे अपनी सारी सिचुएशन समझाऊँ तो क्या पता भगवान ने मेरे लिए ये फरिश्ता भेजा हो, मुझे इससे बात करनी चाहिए। इसके लिए इतने से पैसे तो चिंदी होते हैं ना, शायद कुछ हो सके। तो उसका दोस्त कहता है तो अब तुम क्या करोगे, कहीं तुम उस पागलपन वाले प्लान के बारे में तो नहीं सोच रहे हो। तो हमारे हीरो कहते हैं कि अगर वो नहीं तो फिर क्या, वो प्लान क्रेजी सही मगर बिल्कुल सही है। और हीरो कहते हैं कि अब हमें एक अच्छी सी लड़की ढूंढनी होगी जिसे हम तैयार करके डाला वाला भेज सके। और ये बात सुन के हमारी हीरोइन एकदम से सोचने लगती है कि मुझे भगवान ने मौका दिया है, गॉड ऑफ सी ने मुझे ये मौका दिया है, मुझे इसे अपनाना होगा। और तभी कहती है कि आप मुझे भेज दीजिए, सारी लड़कियों से सबसे ज्यादा मैं वो काम कर सकती हूँ, यकीन करिए मुझ पे। और ये बात सुन के हमारे हीरो तो एकदम से चुप हो जाते हैं कि ये हो क्या रहा है। और फिर तभी हमारी हीरोइन कहती है मैं जानती हूँ आप एक लड़की को ढूंढ रहे हैं, मगर यकीन कीजिए आप किसी को भी ढूंढ लीजिए मगर ये काम कोई और नहीं कर पाएगा मेरे अलावा। मैं संतार की वो सबसे अच्छी लड़की बनूंगी।
और तभी हमारे हीरो स्माइल के साथ कहते हैं कि लगता है शू शाइनर अपनी औकात भूल गया है, उसे लोगों में और जूतों में फर्क दिखना बंद हो गया है। तुमने क्या मुझे दलाल समझ के रखा है, बताओ मुझे। हमारी हीरोइन कहती है नहीं नहीं, गलत मत समझिएगा, मेरा नाम डेला वाइव है और मैंने आपकी अभी सारी बातें सुनी और मैंने अभी यहाँ का माहौल भी देखा, तो मुझे लग रहा है कि सबसे ज्यादा जो आपको लड़की काम की मिलेगी वो ये काम मैं कर सकती हूँ, आप मुझ पे यकीन कर सकते हैं। और फिर हमारे हीरो एकदम से सोच में पड़ जाते हैं और कहते हैं तुम्हें पता भी है कि तुम किस काम के बारे में बोल रही हो और क्या तुम्हें इसके बारे में नॉलेज है। तो वो कहती है कि हाँ मुझे पता है कि आपकी शादी की बात हो रही है अडाला वाले की फैमिली के लिए और आप चाहते हैं कि आपकी एक बहन रेडी हो जाए, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ आपकी फैमिली के साथ शादी होना लिखा है, ये नहीं लिखा कि किसकी किसके साथ होगी, क्योंकि अडाला वाले फैमिली में अभी भी एक लड़का है जो कि कुंवारा है और आप चाहते हैं कि आपकी कोई बहन बन के आ जाए। और तभी उसका दोस्त कहता है वाह वाह, तूने तो काफी अच्छा गैस किया है, क्या ये तूने सारा न्यूज़पेपर देख के अभी गैस किया है। और तभी हमारे हीरो कहते हैं कि ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है जेड, एक ऐसी फैमिली नहीं है जहाँ पर ऐसे मुंह उठा के हम किसी को भी ले जाए जिसे लिखना पढ़ना तक नहीं आता। और तभी हमारी हीरोइन दूसरी भाषा में कुछ बोलती है और जिसे देखकर जेड और हमारे हीरो तो एकदम से हैरान ही रह जाते हैं। और फिर जेड कहता है कि ये तो लैंग्वेज लाइन है ना, क्या बात है, तुमने ये कहाँ से सीखी। तो वो कहती है कि मुझे और भी लैंग्वेज आती है। और ये देखकर तो सच में वहाँ का माहौल कुछ बदल जाता है। तभी हमारे हीरो कहते हैं कि सच में पानी के देवता मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, अब शू शाइनर को लैंग्वेज आती है। हमारी हीरोइन बताती है क्योंकि उसने टूरिस्ट गाइड का भी काम किया है, जिसकी वजह से उसने बहुत सारी लैंग्वेज सीखी हैं। और तभी हमारे हीरो उसके कंधे पर अपना पैर रखते हैं कि ये सब तो ठीक है, मगर तुम्हारे इस चेहरे का क्या करें, इस चेहरे के साथ तुम उस सोसाइटी में जाने लायक नहीं हो, इसलिए तुम डिस्क्वालीफाई की जाती हो, सिर्फ पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता। और वहां से दोनों निकल जाते हैं। और ये सोचकर हमारी हीरोइन एकदम से नाराज हो जाती है और सोचती है कि नहीं, मैं इन्हें ऐसे जाने नहीं दे सकती, मेरे पास ये आखिरी मौका है। और तभी अपने चेहरे से अपने नकली मार्क्स को उतारती है और फटाफट उसे फेंक कर पीछे पलट कर देख कर कहती है कि 1 मिनट। और तभी दोनों के दोनों रुक जाते हैं और हमारे जेड का तो मुंह ही खुला का खुला रह जाता है हमारी हीरोइन को देखकर। और जब हमारी हीरोइन पलटती है और कहती है कि मुझे गौर से देखिए, क्या अभी भी मैं डिस्क्वालीफाई हूँ इस काम के लिए। और ये देखकर तो हमारे हीरो भी हैरान हो जाते हैं। तभी जेड कहता है कि हूबहू तुम्हारे जैसे बाल और तुम्हारी जैसी आंखें और कद काट तो है ही तुम्हारे जैसा। यहाँ पर सच में पानी के देवता बहुत बड़ा मजाक कर रहे हैं तुम्हारे साथ। और तभी हमारे हीरो उसके सामने आके खड़े हो जाते हैं और उसे गौर से देखने लगते हैं और फिर उसे कहते हैं कि तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता है क्या। तो वो कहती है कि बिल्कुल नहीं। तो कहते हैं कि तुम्हारे माँ बाप, और वो कहती है कि तुम अनाथ से उसके माँ बाप के बारे में पूछ रहे हो। तो हमारे हीरो एकदम से चुप हो जाते हैं कि आंखों का रंग और बालों का रंग सेम टू सेम हल्का मेरे जैसा है। तो ठीक है, क्या तुम जानती हो अगर तुम्हारा वहाँ पे पर्दाफाश हुआ तो वो लोग तुम्हें मार भी सकते हैं। क्या ये काम तुम्हें आसान लगता है, क्या तुम इसके लिए तैयार हो, इसके लिए तुम्हें मरना भी पड़ सकता है। तो वो कहती है तैयार हूँ। तो हमारे हीरो कहते हैं कि आखिर तुम ऐसा जोखिम भरा काम करना ही क्यों चाहती हो। तो वो कहती है क्योंकि मैं भूखी हूँ, मुझे इस वक्त बहुत ज़्यादा भूख लगी है। और ये बात कहीं ना कहीं हमारे हीरो के दिल को छू जाती है कि भूखी, ये कौन सा कारण हो सकता है कि कोई अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाए। और फिर वो वहाँ से जाने लगते हैं और जाते जाते कहते हैं कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। और फिर हमारी हीरोइन कहती है तो क्या मैं ये समझूं कि हमारी ये बात पक्की है और हम अपनी इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए अब आगे फिर मिलेंगे। तो हमारे हीरो कहते हैं कि ये तो मेरे इशारे अभी से समझने लगी है। और फिर कहते हैं कि हाँ ठीक है, तुम तैयार रहना। और इधर देखते हैं कि हमारी हीरोइन सारी तैयारी कर लेती है, अपने कपड़े वगैरह पैक कर लेती है और सोचती है
कि हाँ, अब मुझे डर नहीं लगेगा कि कोई मुझे पकड़कर बेच देगा, अब मेरी ज़िंदगी यहाँ से बदल जाएगी। और उसे याद आता है कि उसकी सहेली, उसने तो उसे बताया ही नहीं, मगर उसने उसके लिए लेटर लिख दिया होता है, क्योंकि आज वो बिजी होती है और वो उसे बिना बताए जाना नहीं चाहती और यही सोचती है कि वो मेरी इकलौती दोस्त है, चलो कोई बात नहीं, मैं उसके लिए लेटर लिख देती हूँ, उसे ज़्यादा फिक्र नहीं होगी। और बेचारी अपना सामान बांधकर यही सोच रही होती है कि अब मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना है, कि तभी एक आहट सी होती है और वो गौर से देखने लगती है कि इस वक्त यहाँ पे कौन आया है। यहाँ पर तो इस वक्त कोई नहीं होना चाहिए था ना। और तभी दरवाजा खोलकर उसका वही जालिम बॉस एकदम से सामने खड़ा होता है और जो कहता है कि मैं जानता था कि तुम कुछ ऐसा ही करने वाली हो, देखा, तुम मेरे पैसे बिना दिए ही यहाँ से भागने वाली थी ना, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें बख्श दूंगा। और ये बात सुन के हमारी हीरोइन तो एकदम से डर जाती है, क्योंकि इस वक्त वो कुछ भी ऐसा नहीं चाहती अपनी जिंदगी में, वो चुपचाप यहाँ से निकलना चाहती थी। पर शायद यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं था। तभी तो वो जब वहाँ से जाने लगती है और वही जालिम बॉस उसे पकड़ लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें अच्छे से सबक सिखाऊंगा, अब तुम देखना, तुम यहाँ से भाग नहीं पाओगी, कहीं नहीं जा पाओगी, तुम किसी लायक नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। और हमारी हीरोइन उसे धक्का देके वहां से अपनी खिड़की की तरफ पहुंच जाती है और जिसे देखकर उसके बॉस यही सोचते हैं कि अब ये खिड़की से आगे क्या करेगी और उसे कहते हैं कि अब इससे आगे तुम कहाँ जाओगी, तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। और हमारी हीरोइन सिर्फ एक ही चीज सोचती है कि मैं दर दर की ठोकरें खा चुकी हूँ, जितनी भूखी रहना था रह चुकी हूँ, जितनी रातें रो रो के जगना था जग चुकी हूँ। और उससे हीरो की कही हुई बात याद आती है कि तुम्हें मरना भी पड़ सकता है इस काम में, क्या तुम इसके लिए तैयार हो, तुम्हारी जान जा सकती है। तो वो सोचती है कि हाँ, मुझे मरना मंजूर है और यही कहकर वो वहां से छलांग मार देती है नीचे की तरफ और वो बुढ़ा वहीं पे खड़ा देखता रहता है और हमारी हीरोइन वहीं से उठती है और कहती है कि नहीं, मुझे जाना होगा यहाँ से, मुझे उसके पास जाना होगा, भले इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मगर मैं अपनी तकदीर को इस बार जीतने नहीं दूंगी, मैं अपनी किस्मत को बदल के रहूंगी, मुझे ये ठोकरें नहीं चाहिए, मैं अपनी लाइफ में अब कभी हार नहीं मानूंगी, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अपनी ज़िंदगी को जीना है, इस ज़िंदगी को अच्छे से जीना है। और वो अपने इन्हीं ख्वाहिशों के साथ आगे बढ़ती है और वहाँ पे पहुँच जाती है जहाँ पे उसका बटलर वहाँ का स्वागत करता है और बटलर कहता है कि आइए मैडम, मैं आपको अंदर ले चलता हूँ महल के। और जब वो बटलर को देखकर महल के अंदर आती है तो उसे यकीन नहीं आता कि उसे यहाँ पर रहना होगा। ये उसके लिए एक नई जिंदगी, नई दुनिया थी, जहाँ पर वो फटे हुए कपड़ों के साथ और भीगे हुए बालों के साथ आकर सामने हीरो के खड़ी हो जाती है और हीरो उसे देखकर सिर्फ एक ही बात बोलते हैं कि सच में यकीन नहीं आता कि इस हालत में तुम यहाँ पर आई हो। हमारी हीरोइन बिल्कुल गीले कपड़ों में हमारे हीरो के सामने खड़ी होती है, जिसे देखकर कहीं ना कहीं हमारे हीरो उसे गलत ही समझ रहे होते हैं और उसे कहते हैं कि आखिर मेरी बहन इस तरीके से क्यों आई है, क्या हो गया है उसे, कोई प्रॉब्लम है क्या। तो फिर हमारी हीरोइन बताती है कि एक नैनो नाम का पर्सन है जो कि उसे तंग कर रहा था प्रोटेक्शन फीस मांगकर, जिसे उन्हें पैसे देने होते हैं और अब वो उसे नहीं दे पा रही, तो इसलिए वो बचते बचाते यहाँ पर आई है। और हमारे हीरो कहते हैं कि वो तो आज रात शायद मर चुका है ना। और ये बात तो सच में अजीब थी, क्योंकि हमारे हीरो अचानक से कुछ ऐसा बोल रहे थे जो कि हमारी हीरोइन की समझ से बाहर था और वो कहते हैं कि हाँ, आज रात शायद वो मर चुका है। हमारी हीरोइन की समझ में अभी तक नहीं आ रहा था कि यहाँ पे क्या हो रहा है। और फिर वो कहते हैं बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, सुना है कि बारिश की वजह से, बिजली चमकने की वजह से कुछ झोंपड़ियाँ भी गिर गई हैं, उन्हीं में से एक झोंपड़ी वहाँ पर भी गिरी है और सुना है वहाँ पर एक शख्स की मौत हो गई है। और इसके अलावा बताओ, कुछ और प्रॉब्लम है क्या जो तुम्हें इस वक्त तंग कर रही है। ये बात और ये सवाल हमारी हीरोइन के लिए काफ़ी था। वो समझ जाती है कि ये सब कुछ और किसी ने नहीं बल्कि हमारे हीरो ने ही किया है। और वो एकदम से सोच में पड़ जाती है कि हे भगवान, ये कितना खतरनाक है। और वो सोचती है कि कहीं से मेरी सहेली के बारे में तो कुछ नहीं पता है ना। और फिर कहती है नहीं नहीं, और कुछ भी नहीं है, बाकी सब कुछ ठीक है, मुझे किसी और से कोई परेशानी नहीं है।
और वो डरते हुए बहुत ही सहम सी जाती है इस वक्त, क्योंकि उसे पता होता है कि वो कैसे इंसान के हाथ में लग चुकी है। और तभी हमारे हीरो कहते हैं अगर ऐसी बात है तो ठीक है, बाकी सब बातों को मैं यहीं पर छोड़ देता हूँ और अब काम पर आते हैं, काम की बात करते हैं। तो तुम्हें मेरी बहन बनने का नाटक करना है, समझ में आया तुम्हें? तुम्हें सिर्फ एक ही काम करना है, अब उठते बैठते सोते जागते तुम्हें अपने आप को संवारना है और दिल जान जिस्म सिर्फ एक ही इंसान के नाम करने हैं, और वो है डेला वैले का बेटा। उसे शीशे में उतारना है तुम्हें जिस तरीके से भी, और इस काम के लिए तुम्हें अपने आप को परफेक्ट दिखाना होगा, एक रॉयल लेडी की तरह, जो कि दुनिया के सामने एक ऐसे पेश होगी कि हाँ एक मिसाल बन जाएगी। और ये काम तुम्हें 3 महीने के अंदर करना होगा। ये बोलते हुए वो अपने सिगार को जला लेते हैं और कहते हैं कि अगर 3 महीने के बाद मैंने तुम्हें वैसा नहीं पाया जैसा मैं चाहता हूँ तो मैं इस प्लान को टर्मिनेट कर दूंगा। और ये बात हमारी हीरोइन को धमकी देने के लिए काफ़ी थी कि अगर 3 महीने के बाद वो अपना किरदार अच्छे से ना निभा पाई तो टर्मिनेट सिर्फ प्लान नहीं वो भी हो जाएगा। तो वो कहती है कि मैं समझ चुकी हूँ। और तभी हमारे हीरो उसके सामने आते हैं और कहते हैं कि तुम सच में इतनी भी बेवकूफ़ नहीं लगती जितनी कि मैं समझता हूँ, और काफ़ी समझदार हो तुम। और फिर उसे देखते हैं उसकी चिन को उठाकर और कहते हैं कि तुम इतनी बेवकूफ़ भी नहीं हो कि अपनी मौत को बुलावा देने के लिए यहाँ पर आ जाओ। क्या कोई और वजह तो नहीं है यहाँ पर आने के लिए? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें ये अपना बड़ा भाई एक सर्वाइवर लग रहा हो कि जिसने अपनी बहन की जान बचाई है और वो उसे यहाँ पर ले आया है, और कहीं तुम मेरी तरफ अट्रैक्ट तो नहीं हो रही? सच बताना, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे पसंद करती हो और पता चले कि आधी रात को तुम किसी अजीब सी हालत में मेरे कमरे में आ जाओ? यकीन मानो मुझे ऐसा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा अगर तुम आधी रात को मेरे कमरे में आई तो। और तभी वो कहती है कि फिक्र मत कीजिए मास्टर, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी और ना ही मैं ऐसा कुछ सोचती हूँ आपके बारे में, इसलिए आपको बेफिक्र रहने की ज़रूरत है। और ये बात हमारे हीरो को इस बार हैरान कर देती है, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी हीरोइन से ये बात सुनने की। तो वो कहते हैं कि हाँ तुम पहली लड़की हो जो मुझे ऐसे बोल रही है। और तभी हमारी हीरोइन सोचती है कि ये हैंडसम तो बहुत है सच में, मगर ये सच में एक क्रेजी भी है। और तभी हमारे हीरो कहते हैं मुझे तुम्हारी ये बात सुन के काफ़ी अच्छा लगा, मगर बुरा मत मानना, क्योंकि अक्सर लड़कियां पहले ऐसे ही कहती हैं और मेरे साथ ऐसा बहुत बार हो चुका है। इसलिए मैं तुम्हें पहले ही वार्न कर रहा था कि कहीं ऐसा न हो कि रात को तुम मेरे कमरे में आ धमको। मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। हमारी हीरोइन कहती है फिक्र मत कीजिए, ऐसा नहीं होगा। और हीरो कहते हैं कि मैं उम्मीद भी यही करता हूँ। और फिर उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए हीरो कहते हैं कि चलो अगर ये सॉर्ट आउट हो चुका है तो तुम्हें ये तो पता ही होगा ना कि मैंने ये 3 महीने क्यों बोले हैं। तो हमारी हीरोइन कहती है हाँ मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, क्योंकि 3 महीने के बाद बर्थडे है। और तभी हीरो बोलते हैं कि हाँ तुम्हें सिर्फ यही दिखाना है कि तुम कंट्री साइड से आई हो, इतने सालों तक तुम वहीं पर रही, तुम्हारी परवरिश पढ़ाई लिखाई सब वही की है और तुम्हें बहुत अच्छे से तहजीब भी सिखाई गई है, मगर यहाँ पर तुम सिर्फ अकेली आई हो, किसी के साथ नहीं आई। और यही स्टोरी काफ़ी रहेगी। हीरोइन समझ जाती है कि ये सब उन सब के लिए है जो उससे पूछेंगे कि इतने सालों तक वो कहाँ पर थी। और तभी हमारे हीरो कहते हैं कि अब और कुछ तुम्हें पूछना है तो तुम पूछ सकती हो। तो हमारी हीरोइन कहती है कि क्या चेयरवुमन को इस बारे में पता है। और फिर हमारे हीरो कहते हैं कि अफसोस की बात है कि वो यहाँ पर अपने पोते पोतियों का चेहरा देखना चाहती हैं, इसलिए वो बिल्कुल भी खिलाफ है इस चीज़ के और चाहती हैं कि मैं शादी कर लूँ। और हमारी हीरोइन समझ जाती है कि हाँ वो इस वक्त इनका घर बसता हुआ देखना चाहती होंगी, इसीलिए वो इस चीज़ के खिलाफ होंगी, ये कॉमन सी बात है। और तभी हमारे हीरो कहते हैं कि तुम एक ज़रूरी बात भूल गई हो, मेरे माता पिता के बारे में पूछना, क्या उनके बारे में तुम नहीं पूछोगी? तो फिर वो अपने मन में सोचने लगती है और हीरो से कहती है कि नहीं। तो फिर हमारे हीरोइन कहते हैं कि क्यों?
तुम उनके बारे में क्यों नहीं पूछ रही हो, जबकि सबसे बड़ी बात तो माता पिता की होती है ना। तुमने उनका नाम तक नहीं लिया। और हमारी हीरोइन कहती है, मैं क्या, यहाँ का बच्चा बच्चा जानता है कि आपके माता पिता एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि वो यहाँ के राज्य को, यहाँ की सारी चीज़ों को छोड़ छाड़ कर, यहाँ तक कि अपने बच्चे को भी छोड़कर चले गए थे अकेले, जब आप 7 साल के थे, सिर्फ इसलिए कि वो दोनों अकेले अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते थे एक दूसरे से प्यार के साथ। और ये बात सुन के हमारे हीरो एकदम से चुप हो जाते हैं और कहते हैं कि चलो अच्छी बात है, मुझे तुम्हें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ये सारी बातें। और याद रखो, आज से तुम मुझे मास्टर नहीं भाई बुलाओगी। और फिर उसे दरवाज़ा खोलकर कहते हैं कि अब तुम जहाँ से जा सकती हो, बाहर एक मेड मिलेगी जो अच्छे से तुम्हारा ध्यान रखेगी, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम है तुम उससे बात कर सकती हो, और कल से तुम्हारी ट्रेनिंग स्टार्ट है। उम्मीद करता हूँ कि कल जब मैं तुम्हें देखूँगा, जहाँ उसके बाद जब भी तुम मुझे मिलोगी तो मुझे तुम्हारी एक अच्छी वाली लेडी लुक मिलेगी। और हमारी हीरोइन कहती है कि जी मैं पूरी कोशिश करूँगी इस किरदार को अच्छे से निभाने के लिए। और हमारे हीरो कहते हैं कि हाँ, मैं भी इंतज़ार करूँगा तुम्हारा। और ये बात बोलकर हमारे हीरो चले जाते हैं और फिर सामने खड़ी मेड से मिलते हैं। ये मेड हमारी हीरोइन के आगे सर झुकाती है और अपना नाम बताकर कहती है कि आज से मैं आपके सारे कामों का, हर एक चीज़ का ध्यान रखूंगी। चलिए मैं आपका कमरा दिखा देती हूँ। और फिर उसे कमरे की तरफ लेकर जाती है। कमरा तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है, जबकि मेड कह रही होती है कि हमारे यहाँ प्रिंस को कुछ ज़्यादा चीज़ों का शौक़ नहीं है, इसलिए यहाँ पर सारी चीज़ें पुरानी हैं। अगर आपको अनकंफर्टेबल लगे तो बता दीजिएगा। और हमारी हीरोइन सोचती है कि अनकंफर्टेबल, इतनी शानो शौकत भरी जगह में उसे ये चीज़ें कंफ्यूज कर रही होती हैं। और तभी मेड कहती है कि आप काफ़ी गंदी हो चुकी हैं और आप गीली भी हैं, इस वक्त आप बीमार नहीं हो सकती क्योंकि आपकी ट्रेनिंग कल से शुरू है। आप ऐसे कीजिए, नहा लीजिए पहले। तो हमारी हीरोइन कहती है कि जी ठीक है। और तभी मेड कहती है कि चलिए मैं आपको नहला देती हूँ। और हमारी हीरोइन कहती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद नहा लूँगी। तो मेड कहती है कि माफ़ कीजिएगा, मगर ये सारी चीज़ें भी आपकी ट्रेनिंग का एक हिस्सा है, इसलिए ये सब मुझे ही करना होगा क्योंकि रॉयल फैमिली की लड़कियां खुद नहीं नहाती। और हमारी हीरोइन एकदम से अपनी गर्दन को पकड़ लेती है, मतलब कि कॉलर को, और फिर सोचने लगती है और कहती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है। मेड के कहने पे हमारी हीरोइन अपने कपड़े उतार देती है और जब ही वो कपड़े उतारती है तो वहाँ का माहौल बदल सा जाता है, क्योंकि एकदम से जब मेड उसके बदन को देखती है तो एकदम से चौंक जाती है। और हमारी हीरोइन खुद को ढकते हुए कहती है कि देखो मेरी बात सुनो, इस चीज़ को समझने की कोशिश करो, ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया है, मैं वहाँ पर ऐसी हालत में रही हूँ, ये निशान सिर्फ उसकी वजह से है और ये निशान बहुत जल्द चले जाएंगे क्योंकि ये कोई गहरे निशान नहीं है। तुम इस चीज़ को देख रही हो ना कि ये जाने वाले निशान है। और फिर एकदम से शांत होकर कहती है कि क्या तुम ये सब मेरे भाई को बता दोगी। और तभी मेड कहती है कि मुझे इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, जब तक तुम मास्टर के हाथों और उस डाला वाले के बेटे के हाथों पकड़ी ना जाओ तब तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन सब चीज़ों को ठीक कर लो। और फिर हमारी हीरोइन को वो कहती है कि इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, खुद को देखो तो सही, तुम कितनी पतली हो, तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा आज के बाद से, चलो आओ अब नहा लो। और फिर हमारी हीरोइन पानी में अपने अक्स को देखती है और यही सोचती है कि मुझे ये काम हर हाल में करना है, मुझे वो नर्क भरी जिंदगी नहीं चाहिए। और इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारे हीरो मेड से कहते हैं कि बताओ फिर मेरी बहन कैसी लगी तुम्हें, कैसी है वो। और फिर मेड सर झुका के कहती है कि उसकी हालत कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, उसके बदन पर बहुत सारे निशान हैं, लगता है उसे मारा पीटा बहुत बार गया है, मगर फिक्र मत कीजिए, वो निशान बहुत जल्द चले जाएंगे। इसके अलावा वो काफ़ी पतली है, मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर वो थोड़ी सी मोटी हो जाएगी तब वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। और हमारे हीरो कहते हैं कि खूबसूरत,
अगर सच कहूँ तो खूबसूरत तो वो अभी भी बहुत ज़्यादा है। और बैक फ्लैश में जाके उस सीन को याद करने लगते हैं जब वो उसे गौर से देख रहे थे। और तभी हमारी मेड कहती है कि मास्टर, और वो कहते हैं कि हाँ, अफसोस की बात है ना कि वो मेरी बहन है। सच में अभी अफसोस हो रहा है। और हमारी मेड गुस्से से देखती है और तभी हमारे हीरो कहते हैं कि फिक्र मत करो, मेरा उसके साथ कुछ भी करने का इरादा नहीं है, मैं तो बस अपना काम पूरा होते ही उसे जान से मार दूंगा। और फिर हम देखते हैं कि आधी रात को ही वहाँ का माहौल बदल सा जाता है, क्योंकि हमारी हीरोइन फिर उठ के बैठ जाती है पहली किरण के साथ ही, और यही सोच रही होती है कि कैसे कश्तियाँ वापस आ चुकी हैं और वो अपनी ज़िंदगी में यही ठहराव चाहती है जो कि उसे अब तक कहीं मिला ही नहीं है। क्या उसकी ज़िंदगी कभी संभल पाएगी, कभी नॉर्मल हो पाएगी? क्या वो भी अपनी ज़िंदगी उस तरीके से जी पाएगी जिस तरीके से आम लोग जीते हैं? वो भी घूमना फिरना चाहती है नॉर्मल लोगों की तरह। और फिर वो यही सोचती है कि इस वक्त मैं सो तो नहीं पाऊंगी, नई नई सुबह हुई है, चलो कुछ पढ़ लेते हैं, और किताब लेके बैठ जाती है। और कुछ वक्त के बाद ही हम देखते हैं कि मैड आती है और बाहर से आकर कहती है कि मैडम, मुझे लगता है कि अब आपको उठ जाना चाहिए। और हमारी हीरोइन को तो पहले से ही बैठा हुआ देखकर वो एकदम से हैरान हो जाती है और फिर उनके पास आकर कहती है कि क्या हुआ, आपको रात को नींद नहीं आई क्या अच्छे से? और हमारी हीरोइन कहती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस वैसे ही जल्दी उठ गई, मुझे जल्दी उठने की आदत है ना। और फिर हमारी हीरोइन मेड को देखकर कहती है, तो आज का हमारा टास्क क्या है, आज हम सबसे पहले क्या सीखने वाले हैं? तो हमारी मेड कहती है, पहले आप रेडी हो जाइए। तो हमारी हीरोइन को आज के पहले टास्क के लिए ले जाया जाता है। यहाँ पर उसे खाना खाना होता है, वो भी एटिकेट्स और मैनर्स के साथ, बिल्कुल जैसे कि रॉयल फैमिलीज की लड़कियां खाती है, जिसे देखकर हमारी हीरोइन का चेहरा तो खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में इतना सारा खाना पहली बार देखा होता है। उसे यकीन नहीं आ रहा होता कि उसकी ज़िंदगी कभी ऐसी भी होगी। वो आराम से बैठती है और सोचती है कि क्या मैं ये सब खाऊंगी और किस तरीके से खाऊंगी, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। तभी हमारी मेड कहती है कि आपको सीखना चाहिए कि इस तरफ चम्मच पड़े हुए हैं, इनको कैसे यूज़ करना है। आप अपनी हाथ टेबल पर नहीं रख सकती, इसलिए अपनी कूनियाँ यहाँ पे रखिए और अपनी बैक को स्ट्रेट कीजिए, जिस तरीके से रॉयल फैमिलीज़ की लड़कियाँ अच्छे से बैठती हैं, और इस तरीके से आपको खाना चाहिए। और हमारी हीरोइन जैसे जैसे उसे इंस्ट्रक्शन दी जाती है वैसे वैसे बिल्कुल उसी टाइम पे कर रही होती है। और जब वो खाने को मुंह में डालती है तो माय गॉड, उसने अपनी लाइफ में इतना अच्छा खाना कभी नहीं खाया होता। वो तो इतनी खुश हो जाती है कि सच में क्या कभी ऐसा खाना भी होता है, बनता है, ये इतना डिलीशियस कैसे हो सकता है? और उसे तो ऐसे लग रहा होता है जैसे कि वो जन्नत में पहुंच गई हो। सच में एक गरीब के लिए ऐसा खाना खाना, ऐसी ज़िंदगी में जीना उसके लिए ऐसे हो रहा था जैसे मानो उसका एक सपना पूरा हो रहा हो। और साथ में ही हमारी मेड ये देखकर खुश हो रही होती है कि ये काफ़ी अच्छे से खाना खा रही है और काफ़ी अच्छा लग रहा है इसे सब कुछ, और ये इसके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इससे ये हेल्दी हो जाएगी। और तभी हमारी मेड इंस्ट्रक्शन देती है कि अब आपको दिन में 4 बार खाना खाना होगा, ताकि आप अपनी बॉडी को अच्छे से फिट कर सके, क्योंकि आपकी बॉडी में अभी इतनी जान नहीं है और आप काफ़ी पतली हैं, थोड़े से गाल भर जाएंगे तो अच्छी लगेंगी। और हमारी हीरोइन तो यही सोच रही होती है कि क्या मुझे सच में मतलब दिन में 4 बार ये खाने को मिलेगा, वाओ मेरी तो लाइफ बन गई। और सच में हमारी हीरोइन बहुत ज़्यादा खुश होती है। उसके बाद हमारी मेड उसे टूर पर लेकर जाती है, टूर पर बाहर घुमाना नहीं, मतलब कि पैलेस को घुमाने के लिए। वो पैलेस को पूरा अच्छे से घुमाती है कि यहाँ पर डाइनिंग टेबल है, यहाँ पर हॉल है, यहाँ पर लाइब्रेरी है, सारी चीज़ें उसे घुमाती है। और फिर उसे बाहर बगीचे की ओर लेकर जाती है और कहती है, बस एक बात को याद रखना कि जब भी आप मास्टर से मिलने जाएंगी तो आपने नॉक नहीं करना है, आपने ऐसे ही अंदर जाना है। तो वो कहती है कि ठीक है, इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ है जो मुझे याद रखनी चाहिए या जिसका मुझे ध्यान रखना चाहिए? तो मेड कहती है कि अब वक्त आ ही चुका है, शायद इसे सारी चीज़ें बता देनी चाहिए। और फिर वो कहती है कि हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि ये सारी बातें आप यहाँ पर आई हैं और इस प्लान में शामिल हम सिर्फ अभी तक 6 लोग हैं। इन 6 लोगों के अलावा अब तक कोई नहीं जानता था, मगर कल से 7 जने हो जाएंगे, क्योंकि कल से आपको मैनर्स और एटिकेट सिखाने के लिए स्पेशल आ रही है हमारी मैडम फ्लाविया लॉर्डन।
और जो कि आपको बिल्कुल परफेक्ट और शार्प कर देंगी हर एक काम में। ये इस राज्य की हर एक लड़कियों को बहुत सारी चीज़ें सिखाती हैं, शुरू से ही वो अपने काम में माहिर हैं। उम्मीद करते हैं कि आप उनसे अच्छे से सीखेंगी और उनसे जवाब तराजी नहीं करेंगी। और हमारी हीरोइन कहती है कि ठीक है, मगर जब वो आएंगे तो मैं उनसे मिलूंगी कैसे। तो वो कहती है कि सीधे खड़े होकर अपनी कमर को हल्का सा झुका के अपनी ड्रेस के एक कोने को पकड़कर तुम्हें थोड़ा सा झुकना होगा और अपने एक पैर को पीछे करना होगा। और तभी हमारी हीरोइन बिल्कुल इसी इंस्ट्रक्शन को मांग कर इस तरीके से करके दिखाती है और कहती है कि क्या ऐसे करना है मुझे। और जब वो ऐसे कर रही होती है तो सच में वो किसी परी से कम नहीं लग रही होती। और ये देखकर मेड एकदम से हैरान हो जाती है कि सच में ये कितनी क्विक लर्नर है, इसे जो भी सिखाओ ये उसी वक्त सीख लेती है। ये बहुत ही अच्छी है और काफ़ी डेंजरस भी। और तभी इतना सब कुछ देखने के बाद, पूरा दिन की थकान के बाद, हमारी मेड कहती है कि पानी की देवी आपकी रक्षा करे, अब बहुत वक्त हो चुका है, आपको सोना चाहिए। हमारी हीरोइन भी सेम टू यू कह के वहाँ पर आराम से लेट जाती है और अपने मन में सोचने लगती है कि अब वो शोर शराबा गाड़ियों का, लोगों का, कुत्तों का कोई भी शोर नहीं है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी ज़िंदगी में भी कभी ऐसा दिन आएगा जब मैं आराम से बिना किसी शोर के सो पाऊंगी। कि क्या कोई ऐसी दुनिया है। सच में मैं ऐसी ज़िंदगी जी रही हूँ, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वो अपने ख्वाबों में खोई हुई थी और उसकी आँख कब लग गई उसे पता ही नहीं चला। वो गहरे ख्वाबों में खोई हुई थी कि उसकी आँख एकदम से खुली जब किसी ने कहा कि उठो उठो, तुम्हें भागना होगा, उठो। ये आवाज़ एकदम से हमारी हीरोइन को चौंका देने के लिए काफ़ी थी कि तभी मेड दरवाज़ा खोलती है और कहती है कि मैडम बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है, आपको इसी वक्त उठ के रेडी होना होगा। मैडम फैलिया बिना बताए यहाँ पर पहले ही पहुँच चुकी हैं और वो आपसे अभी मिलना चाहती हैं। और इधर हम देखते हैं कि फेरिया लॉर्डन वहाँ पर पहुँच चुकी है अपनी क्लास देने के लिए। शायद वो क्लास देने के लिए नहीं, क्लास लेने के लिए आई हैं सुबह सुबह। और तभी हमारी मेड कहती है कि आपको इसे फटाफट पहनना होगा, आपको अगर वो इस कपड़ों में देखेगी तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, चलिए उठिए फटाफट। और तभी हमारी हीरोइन कहती है कि हाँ ठीक है, मुझे मेरी आंखें तो साफ कर लेने दो, मगर एकदम से हुआ क्या, वो तो देर से आने वाली थी ना। और हमारी मेड कहती है कि पता नहीं क्या हुआ, मगर वो एकदम से आधम की हैं और आपको इस तरीके में वो देखेंगी तो। और वो बेचारी ऐसा कहती ही है कि तभी हमारी फ्लोरिया तो वहाँ पे पहुँच जाती है और उसका एटीट्यूड काफ़ी अलग होता है। और क्योंकि वो काफ़ी गुस्से से हमारी हीरोइन को देखती है और इतना घूर कर वो सिर्फ एक ही बात बोलती है कि बाहर आए। इसका ये एटीट्यूड सही भी होता है क्योंकि पुश्तों से वो बौन परिवार की सारी लड़कियों को यही सिखाते हैं। वो फेमस थी अपनी खूबसूरती के लिए और अपनी हर एक अदा के लिए, मगर आजकल वो फेमस है अपने गुस्से के लिए, क्योंकि वो अक्सर लोगों को बड़ी ही स्ट्रिक्टनेस के साथ अपना काम सिखाती हैं। और यहाँ पे वो चिल्ला रही होती है कि कितनी वल्गर लेडी है ये, इसे इतना भी नहीं पता है कि किन कपड़ों में अपनी मास्टर के सामने पेश होना चाहिए, इसे बिल्कुल भी अक्ल नहीं है, बिल्कुल ढंग की नहीं है, मुझे ये लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। और तभी हमारी हीरोइन सर झुकाकर कहती है कि माफ़ कीजिएगा, मुझे नहीं पता था आप जल्दी आ जाएंगी, अगर पता होता तो मैं अब तक रेडी हो चुकी होती। आप प्लीज़ थोड़ा सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। और ये बात सुन के तो हमारी फेरिया को और भी गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाकर कहती है कि तुम्हें तो बिल्कुल भी अकल नहीं है, तुम्हें किसने बोलने के लिए कहा। मगर तभी हमारे हीरो पीछे से कहते हैं कि अगर इसे सब कुछ आ रहा होता तो आपको यहाँ पर क्यों बुलाया जाता मैडम, क्यों, आप तो कुछ ज़्यादा जल्दी आ गई हैं आज, कैसी है आप मैडम फेलिया। और हमारे हीरो को देखकर तो वो एकदम से शांत हो जाती है और कहती है ओ माय गॉड डियर, तुम यहाँ पे आ गए हो, प्लीज मैं तुम्हें सिचुएशन अच्छे से समझाती हूँ, देखो तुम कहीं गलत मत समझना, मैं सिर्फ इसे अकल देना चाहती थी, इसे गौर से देखो, ये तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बहन बनने के लायक है। और तभी हमारे हीरो बात को संभालते और किस करके कहते हैं कि ओहो बस कीजिए, आप काफ़ी गुस्से में लग रही हैं, क्या आप मेरे साथ लंच करना चाहेंगी, मैं सोच रहा था कि आज आपके साथ लंच किया जाए। तो वो कहती है कि हाँ ये इरादा तो बहुत अच्छा है और आपको मैं मना कैसे कर सकती हूँ, सच कहूँ तो आप ना बड़े
तो फिर हमारे हीरो कहते हैं कि फ्लर्टी हूँ, हाँ लड़कियां मुझ पे मरती है इसलिए, है ना। और वो कहती है कि सच में आप बड़े वो हैं, ऐसी बातें मत कीजिए, मैं क्या करूँ आपका, आपको नहीं पता ऐसे अनजान लड़की के सामने बातें नहीं करनी चाहिए, गरीब लड़कियों के बारे में आप अच्छे से नहीं जानते, ये बड़ी दिल फेंक होती हैं और आप जैसे लड़कों को तो ये अपने शीशे में उतार लेती हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए। और तभी हमारे हीरो गौर से देखने लगते हैं दूर खड़ी हमारी हीरोइन की तरफ, जो कि छुपी हुई होती है भेड़ के सामने और अपनी आंखों से हीरो को देखती है अपने कपड़ों को अच्छे से पकड़ते हुए, और यही सोचती है कि नहीं इसके साथ मेरा कुछ नहीं होने वाला है। और तभी हमारे हीरो कहते हैं कि मैं लगता है जल्दी आ गया, तुम शायद नहाने वाली थी ना। और तभी मैडम फेलिया कहती है मैंने कहा ना ऐसी बातें मत कीजिए, आपकी बातों का गलत मतलब निकल सकता है। और तभी हमारी हीरोइन कहती है कि मुझे इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कोई भी गलत बात या गलत मतलब नहीं निकालने वाली हूँ। और ये देखकर तो फेलिया चिल्लाने लगती है कि तुम्हारी औकात ही क्या है ये सारी बातें करने की, तुम अपने आप को समझती ही क्या हो, तुम क्या हूर परी हो, देखो तो इधर गौर से तुम्हें। और गुस्से से उसकी तरफ देखने लगती है और कहती है कि कोई किसी भी ढंग की नहीं लग रही मुझे, ये सर से लेकर पांव तक पता नहीं क्या दिखा आपको इसमें, मुझे तो तुम में कुछ भी नजर नहीं आ रहा, किसी लायक नहीं हो तुम, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा ऐसा एटीट्यूड कहीं पर काम आने वाला है, यहाँ पर तो बिल्कुल भी नहीं, मैं तो तुम्हें इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं सिखा सकती जिस तरीके से तुम मुझसे सीखना चाहती हो। और उसके गाउन को वो हटाती है जिससे उसके निशान साफ साफ सामने दिखने शुरू हो जाते हैं, और जिसे देखकर हमारी फेलिया को तो और मौका मिल जाता है और वो और भड़क जाती है कि ये सब क्या है, कितना गंदा शरीर है तुम्हारा, कितनी घिनौनी हो तुम, ना जाने कितनों के साथ रातें बिताई हैं तुमने और क्या क्या किया हुआ है। और तभी हमारी हीरोइन कहती है ये सब थोड़े से निशान है और ये मारकूट के निशान है और किसी चीज के नहीं, और ये बहुत जल्द चले जाएंगे। ना चाहते हुए भी हीरो वहीं पे खड़े थे और उनकी नज़र साफ साफ उन निशानों पर जा रही थी, और हीरोइन बस यही सोच रही होती है कि कहीं हमारे हीरो इसे ना देख लें। और तभी फेलिया चिल्लाकर कहती है कि देखा तुमने, मैंने कहा था ना ये किसी लायक नहीं है, इस लड़की को यहाँ से अभी के अभी भेज दो, बहुत ही घटिया औरत है, ये किसी लायक नहीं है। और तभी हीरोइन के कानों में वो बातें गूंजने लगती है कि हाँ तुम जीतोगे, तुम्हारी औकात है क्या इतनी, वो सारी बातें उसके दिमाग में कानों में गूंजने लगती हैं। एक शू तक नहीं शाइन करना आता तुम्हें क्या, काम भी ढंग से नहीं कर सकते तुम, घटिया इंसान, वो सारी बातें उसके दिमाग पर छा रही थी। क्या तुम्हें पैसे नहीं देने, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ऐसे बख्श दूंगा, तुम्हें सारे पैसे मुझे लौटाने होंगे। और आज फिर से कोई उसे तंग कर रहा था, फिर भी वो खुद को कंट्रोल करके चुप होके कहती है कि माफ़ कीजिएगा मैडम, अगर मैंने आपका किसी बात से दिल दुखाया हो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती थी, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं आपको निराश करना। और तभी फेलिया कहती है तुम मुझे क्या निराश करोगी, तुम्हारी इतनी औकात भी है, मैं तो तुम्हें किसी गिनती में भी नहीं गिनती, समझ में आई तुम, और तुम इसकी बहन बनने के लायक। और हमारी हीरोइन सर झुकाकर कहती है कि अगर आपको उंगली ही उठानी है तो मुझ पर नहीं भाई पर उठानी चाहिए, क्योंकि वो मुझे यहाँ पर लेकर आए हैं, और मुझे लगता है कि बड़े भैया इतने नादान तो नहीं हैं कि वो किसी की बातों में आ जाएंगे। अगर आप मुझ पे उंगली उठा रही हैं इसका मतलब कि आप मेरे भाई की चॉइस पर उंगली उठा रही हैं। अगर आपको मुझ में कुछ कमी न लग रही है तो आपको ये बात मेरे भाई से करनी चाहिए। मैं जानती हूँ मुझ में ज़्यादा एटिकेट्स मैनर्स नहीं है, जैसे कि आपने कहा मेरी तो ज़िंदगी ही बहुत ज़्यादा लॉयली लाइफ बीती है, तो मुझे इन सब चीज़ों की कोई नॉलेज भी नहीं है। पर हाँ, अगर मैंने आपके बारे में कुछ गलत बोला हो या आपके लिए कुछ गलत कहा हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। और ये बात सारी सुन के हमारे हीरो कहीं ना कहीं हीरोइन से इम्प्रेस होते हैं कि क्या बात है, काफ़ी बातूनी है ये, तो हैंडल कर रही है सब कुछ। और तभी फिर वो कहती है कि मैं जानती हूँ मुझे यहाँ के तौर तरीके नहीं पता, इसलिए अगर मैंने कोई गलती की हो तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मगर अपने भाई की चॉइस पर मुझे नहीं लगता कि मैं उंगली उठा सकती हूँ, क्या आप उठा सकती हैं। और तभी हमारे हीरो तो वहाँ पर हंसने लगते हैं, और जिसे देखकर मैडम फेलिया को तो बहुत ही ज़्यादा इरिटेट होना शुरू हो जाता है, और वो गुस्से से कहती हैं हाँ मुझे याद आया, मुझे कोई काम करना था।
मुझे इसी वक्त वहाँ पर जाना होगा, हम लोग बाद में मिलते हैं। आई होप कि आप इस सिचुएशन को समझ सकते हैं मास्टर, मुझे जाना होगा, मैं बाय बाय, फिर मिलते हैं। ये बेचारी कंफ्यूज होकर वहाँ से निकल जाती है, उसे भी नहीं पता होता कि वो इस वक्त क्या बोलकर निकली है। और हमारे हीरो हल्की जी स्मिक के साथ कहते हैं कि मैं तुम्हारी इस अदा से काफ़ी इम्प्रेस हुआ। ये बात सुन के हमारी हीरोइन गर्दन झुकाकर कहती है कि बहुत बहुत शुक्रिया, और बाद में सोचने लगती है कि इसने मेरे निशान तो नहीं देखे मेरे जो बदन पर थे, पता नहीं। और तभी हमारे हीरो कहते हैं मगर ऐसी सिचुएशन को तुम हैंडल करने में कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं हो। मैंने अभी देखा तुम्हारे इस एटीट्यूड को, मुझे लगा इससे बेटर कर सकती थी तुम। तो हमारी हीरोइन कहती है कि मैं कुछ समझी नहीं कि क्या चाहते हैं आप। तो वो कहते हैं कि बेटर कर सकती थी मतलब कि अगर तुम उनसे माफ़ी मांगती, भीख मांगती, गिड़गिड़ाती तो वो तुम्हें माफ़ कर देती। वो काफ़ी तरस खाने वाली औरत है, दिखने में भले ही सख्त हो। तो हमारी हीरोइन कहती है कि अच्छा, तो आपके कहने का मतलब था कि मैं अपने आप को ऐसे नहीं दिखा सकती। तो हीरो कहते हैं ऐसे दिखाने की ज़रूरत ही क्या है तुम्हें, तुमने सारी ज़िंदगी ऐसे ही तो निकाली है ना, गर्दन झुकाकर, भीख मांग कर। तो फिर अब क्या हुआ? मुझे लगता है कि तुम मेरी बात को अच्छे से समझ रही हो एनाबेल। तुम्हें समझना चाहिए कि सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। यहाँ लड़कियाँ ऐसे नहीं सिचुएशन हैंडल करती, तुम्हें समझ में आई मेरी बात? और ये बात सुन के हमारी हीरोइन अपने अक्स को हीरो की आंखों में देखती है और एकदम से घबराकर अपने सर को झुका लेती है और कहती है कि माफ़ कीजिएगा, अगर मैंने गलती कर दी, आइंदा नहीं होगी ऐसी गलती। और फिर सोचने लगती है कि मुझे तो ऐसे लगा था कि कहीं ये मेरी रूह तक ना झांक ले। और हमारे हीरो को ये सारी चीज़ें अजीब लगती हैं और फिर वो अजीब सा महसूस करके वहाँ से निकल जाते हैं और कहते हैं कि सच में आखिर में हर एक चीज़ बोर होनी शुरू हो जाती है, और वहाँ से चुपचाप निकल जाते हैं, जिसे हमारी हीरोइन वहाँ पर जाते हुए देखती है। और फिर हम अगले दिन आते हैं जहाँ पर हमारी हीरोइन मेड के साथ आती है और हमारी हीरोइन कहती है कि क्या सच में वो मुझे सिखाने के लिए दोबारा रेडी हो चुकी हैं? तो मेड कहती है कि हाँ, मास्टर ने उन्हें मना लिया है, आप अंदर आ जाइए, यहीं से अब आप प्रैक्टिस शुरू करेंगे। मगर उसे नहीं पता होता कि यहाँ से उसकी ज़िंदगी एक नया मोड़ लेने वाली है, जहाँ पर उसे रोज़ दर्द और कराहट से निकालना होगा। और आगे क्या होने वाला है नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं।